हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट। तो बिहार एस्टेट पेपर 2 जो आपका हिंदी से यहाँ टॉपिक चल रहा है, तो उसी में हमारी जो आज की अगली कहानी है वो है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत ये कहानी है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को कानों में कंगना कहानी का महत्वपूर्ण तथ्य, सारांश आदि बताया था, महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा की थी। और आज के वीडियो में हम उसने कहा था कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी कहानी का सारांश, महत्वपूर्ण तथ्य, पात्र परिचय, विषय वस्तु क्या है, इन सभी पर चर्चाएं कर लेते हैं। तो जितने भी इसमें कहानी है आपका बिहार एस्टेट में, पहले हम उनको करेंगे, फिर बाकी एक एक टॉपिक्स को मैं कवर करवाती चली जाऊंगी। तो चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद जो इस टॉपिक से प्रश्न आता है वो आता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए, आपके कमेंट आए थे कि कहानी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब भी मैं टॉपिक करवाती हूँ तो मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ कि यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसका प्रकाशन वर्ष हो गया 1915 ईस्वी। फिर इसके बाद आता है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये सरस्वती पत्रिका में जून 1915 के अंक में ये जो है प्रकाशित हुई थी ये कहानी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इस कहानी के पात्र, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद इसके पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस कहानी के जो मुख्य नायक है वो है लहना सिंह। इसके बाद है सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी होरा। तो लहरा सिंह जिसे प्रेम करता रहता है वो यही होती है सूबेदारनी होरा। नेक्स्ट है बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा और सूबेदारनी होरा इनका बेटा होता है। अतर सिंह लड़की का मामा है। महा सिंह एक सिपाही है। वजीरा सिंह एक दूसरा सिपाही है। तो इसमें काफ़ी सारे सिपाहियों के नाम भी आए हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कहानी के विषय वस्तु की। और इसके अलावा हाँ, तो ये इसके अलावा जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो है लपटन साहब, जो कि अंग्रेज होता है। पूरी की कहानी इस पे बेस्ड है। तो ये सारे इस कहानी में आ गए पात्र। अब बात करते हैं इस कहानी की विषय वस्तु क्या है, ये कहानी किस चीज़ पर आधारित है। तो सर्वप्रथम ये कहानी जो है एक प्रेम कहानी है। और इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी कौन सी है। फ्लैशबैक शैली यानी इसको जो हिंदी में कहते हैं वो है पूर्व दीप्ति पद्धति। बंद कर दो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आती है, तो या तो आपको फ्लैशबैक शैली लिखा जाएगा या लिखा जाएगा पूर्व दीप्ति पद्धति। ठीक है, तो या तो यहाँ पे आपको पूछ लेंगे कि पूर्व दीप्ति पद्धति जो कि फ्लैशबैक शैली का हिंदी रूपांतरण है, कि उसमें कौन सी लिखी कहानी है, या फिर फ्लैशबैक शैली। तो दोनों का ही मतलब एक होता है, तो याद रखिएगा उसने कहा था। फिर इसके बाद जो इसे प्रश्न बनता है वो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी कौन सी है। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी हमारी है उसने कहा था। इस कहानी में और क्या देखने को मिलता है, तो वो है देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित कहानी कौन सी है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी इम्पोर्टेंट। फिर है कहानी कितने अंकों में विभाजित है। तो ये कहानी जो है 5 अंकों में विभाजित है। प्रकाशित किस पत्रिका में हुई ये मैंने आपको बता ही दिया है। इस कहानी को मील का पत्थर यानी कि माइलस्टोन भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है कि किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इस कहानी के सारांश को लेके। क्या इसका सारांश है। तो कहानी का प्रारंभ जो है अमृतसर नगर के चौक बाजार में। तो कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, अमृतसर के चौक बाजार से, जिसमें एक 8 वर्ष की बालिका और एक 12 वर्ष के सिख बालक के बीच जो एक छोटी सी मुलाकात होती है वो दर्शाया गया है। बालक और बालिका दोनों अपनी अपनी मामा के घर आए हुए थे। छुट्टियों का टाइम था, दोनों बच्चे अपने मामा के घर आए हुए थे। तो उसके बाद तो
दोनों बच्चे जो है बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे और वहाँ पर इनकी प्रथम भेंट हो जाती है। दोनों बच्चे एक दुकान पर मिलते हैं और लड़का लड़की से मुस्कुराकर पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि किस कहानी में लिखा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, ये कथन पूछ लेते हैं। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। चलिए, इस बात पर लड़की आंख चढ़ाकर धत कहकर भाग जाती है और लड़का मुंह देखता रह जाता है। इसके बाद से दोनों की मुलाकात कभी किसी सब्जी की दुकान पर तो कभी दूध की दुकान पर उनकी मुलाकात हो जाती है। और जितनी बार भी दोनों बच्चे मिलते रहते हैं, लड़का केवल लड़की से एक ही प्रश्न पूछता रहता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? और लड़की हमेशा वही जवाब देकर भाग जाती थी। वही जवाब मीन्स क्या? लड़की क्या कहती थी? धत कह के भाग जाती है। एक दिन यह दोनों फिर मिलते हैं और लड़का फिर वही प्रश्न पूछता है, परंतु इस बार लड़की का जवाब अलग होता है। लड़की कहती है, हाँ हो गई। यह जवाब सुनकर लड़का चौंक जाता है और पूछता है, कब? तो लड़की कहती है कि कल हो गई, देखता नहीं ये रेशम वाला शालू। और इतना कहकर लड़की जो है वहां से भाग जाती है, परंतु यह जवाब सुनकर लड़के को लगता है कि उसके ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। घर जाते समय वह अपने होश में नहीं रहता। किसी को नाली में धकेल देता है तो किसी को छाबड़ी वाले की छाबड़ी पर गिरा देता है, कुत्ते को पत्थर से मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और सामने आती हुई वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि भी प्राप्त कर लेता है। यानी एक से टकरा जाता है तो वो उसको अंधा भी बोल देती है और इसी तरीके से वो गालियाँ खाता हुआ अपने घर पहुंचता है। तो यहाँ तक तो कहानी का पहला भाग होता है, जहाँ पर हमें उस लड़के का बचपन दिखाया जाता है। इसी बालक का नाम होता है लहना सिंह और ये जो बालिका होती है यही सूबेदारनी के रूप में आगे हमारे सामने कहानी में आती है। और इस घटना में 25 वर्ष बाद जो है कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। तो दोनों के बीच अंतराल देख सकते हैं, 25 वर्ष का है। लहना सिंह युवक बन गया होता है और जर्मनी की लड़ाई वाले सैनिकों में भर्ती हो गया होता है और नंबर 77 राइफल्स में ये कार्यरत होता है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आता है, परंतु वहीं उस रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी उसको वहाँ मिलती है कि फौज को लाम पर जाना है, वापस आ जाओ। तो इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी छुट्टी मिलती है और उसे अपने बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम पर जाना है। सूबेदार लहना सिंह को कहते हैं कि हम सब साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को बहुत चाहते थे, इसलिए वह उसको अपने घर ले जाते हैं। लहना सिंह को सूबेदार बताते हैं कि सूबेदारनी भी उसे जानती है और वह उसे बुला रही है। लहना सिंह को इस बात का बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जो सूबेदारनी है वह उसे कैसे जानती है, जबकि वह उससे कभी नहीं मिला। परंतु जब लहना सिंह अंदर जाता है तो सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई क्या वाली घटना की याद दिलाती है। यह सूबेदारनी वही लड़की होती है जिसे वह बचपन में बार बार यह प्रश्न करता है। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाती है और उसे भी यह बात याद दिला देती है। सूबेदारनी उससे कहती है कि जिस प्रकार बचपन में एक बार घोड़े की लातों से उसके प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और इकलौते बेटे की वह रक्षा करे। और वह लहना सिंह के आगे आंचल पसार कर भीख मांगती है कि वह उसके पति और बेटे की रक्षा करे और यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर लहना सिंह सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की जानें बचाता है, खुद ठंड में रहता है और कंबल जो है बोधा सिंह को दे देता है। वह बोधा सिंह की जान बचाता है और खुद इस कोशिश में घायल हो जाता है और अपने घाव पर पट्टी बांधकर जर्मन के जो सैनिक है उनका डटकर मुकाबला करता है। शत्रुओं के युद्ध में पराजय होती है। इसके बाद गाड़ी में सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को सकुशल बैठा देने के बाद लहना सिंह कहता है कि सूबेदारनी को चिट्ठी में मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाना तो उनसे कहना कि जो उन्होंने कहा था कि वह मैंने कर दिया। यानी उन्होंने जो कहा था कि मेरे बेटे और पति की
रक्षा करना तो वो मैंने कर दिया है। ठीक है। सूबेदार पूछता ही रह जाता है कि उसने क्या कहा था। तभी गाड़ी चल पड़ती है। इसके बाद वह वजीरा सिंह से पानी मांगता है और कमरबंद खोलने को कहता है, क्योंकि कमरबंद जो है खून से भीगा होता है। मृत्यु लहना सिंह के निकट होता है और सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है और अंतिम वाक्य मुंह से निकलता है, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपता है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में मैदान में घावों से मरा 77 सिंह राइफल्स लहना सिंह। इस प्रकार बचपन की एक छोटी सी मुलाकात में परिचय के कारण सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम हुआ, उसके कारण ही सूबेदारनी के कहे हुए वाक्य को याद रखकर उसके पति और बेटे की जान जो वह बचाता है और स्वयं अपनी जान गवा देता है, क्योंकि यह बात उसने कहा था। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी पूरी कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है कि बचपन का जो उसका प्रेम था वो सूबेदारनी से बचपन में मिला, उससे प्रेम जो है हो गया। उसके बाद जब दोनों काफ़ी वर्षों बाद मिले, सूबेदारनी ने जो उसे रक्षा का प्रण लिया तो उसने यही कहा कि उसने मुझे ऐसा करने कहा था, इसलिए मैंने उसके बेटे की जान बचा दी। अब बात करते हैं कि इस कहानी के विषय में विद्वानों द्वारा अलग अलग कथन कहे गए हैं। तो किस विद्वान ने क्या कथन कहा है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानियों के भूमिका में डॉक्टर अमरनाथ झा। तो अमरनाथ झा ने इस कहानी के विषय में लिखा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में तो विशेषकर ऐसे विलक्षणता है कि एक अधिकृत कारणे किमन्यथा रोदंती ग्रावा। तो ये इनके द्वारा ये कहा गया है। श्याम सुंदर दास ने गुलेरी के साहित्य को अमूल्य रत्न माना है, क्योंकि गुलेरी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को उच्छ्वसित प्रशंसा की है और मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी इसको कहा है। नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार यूं उसने कहा था में घटनाएं भी है, संयोग भी है, रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सब संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। इसके अलावा मधुरेश ने लिखा है कि उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियां लिखी गई है, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी कहानी के प्रारंभिक काल में ही ऐसी सृष्टि रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली रसिकता या मानसिकता विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। पंडित विनोद शंकर व्यास ने कहा है कि तो इन्होंने जो है मधुकरी की भूमिका में लिखा है कि 1915 ईस्वी में उसने कहा था, कहानी के विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। इस कहानी का शीर्षक ही बहुत आकर्षक है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में है। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। गोपाल राय के शब्दों में यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी आज भी अकेली है। शुक्ल जी के शब्दों में उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा। कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए है। निस्संदेह यह हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, स्पृहणीय उपलब्धि है। इसके अलावा बच्चन सिंह ने जो है वो कहा है
कि यह कहानी सोमनाथ के मंदिर की तरह आकाश में लटकी हुई प्रतीत होती है। यदि भावुकता को चुंबक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाएगी। बच्चन सिंह ने सूबेदारनी की भिक्षा को स्वार्थपरता एवं लक्ष्मण सिंह के लहना सिंह के त्याग को बेवकूफ़ी बताया है। चलिए, ये हमारा विद्वानों के द्वारा कथन क्या क्या कहे गए हैं वो था। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण कथन जो कि कहानी से कौन कौन से लिए गए हैं। अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं, ये किसने कहा था? लड़की यानी सूबेदारनी ने। तेरी कुड़माई हो गई, ये कहा था लहना सिंह ने। जो लड़का बचपन में तो लड़का ही था, बाद में आगे लहना सिंह है। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, ये किसने कहा था? लड़की यानी सूबेदारनी ने। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, ये किसने कहा था? हजारा सिंह ने। करो जर्मन बादशाह का तर्पण, वजीरा सिंह के द्वारा ये कहा गया है। ये कथन आया हुआ है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, ये कथन है लहना सिंह का। नेक्स्ट जो कथन है वो है, भाई कीरत की गोदी पर मेरा सिर होगा और हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी, ये कथन है लहना सिंह का। और ये कथन भी प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है, ये भी कथन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि लहना सिंह के द्वारा कहा गया है। मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ये किसने कहा था? लहना सिंह ने। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, तो यह कथन भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है। यह मेरी भिक्षा है, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, ये किसने कहा था? सूबेदारनी ने। इसके अलावा देखिए, कहानी की प्रथम पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो इसकी प्रथम पंक्ति है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले की जवान के कोड़ों में से जिनकी पीठ दिल गई है और कान पक गए हैं। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को मार कर अकेला न लौटूं, मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। जो ये लहना सिंह का कथन है, सूबेदार से कहा गया है, तो ये कथन भी आपका इम्पोर्टेंट है। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये कथन है वजीरा सिंह का। तो देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रीवियस में पूछे गए हैं, मैं आपको वो भी यहाँ पर बताती चली आ रही हूँ। नेक्स्ट एक कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये कथन है वजीरा सिंह का फ्रांस की एक महिला के लिए। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ये लहना सिंह ने सूबेदार से कहा था। तो यहाँ पर हमारे इस कहानी के महत्वपूर्ण कथन जो है समाप्त हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस कहानी के पात्र परिचय, महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि प्रकाशन वर्ष आदि पर चर्चाएं कर दी है। इस कहानी की विषय वस्तु क्या है और महत्वपूर्ण कथन जो विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं, सारांश आदि पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी उस समस्या का भी हल यहाँ पर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।